नमस्ते दोस्तों, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 8 होने चल रहा है। अब तक हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी डिस्कस कर लिया है, जो कि वेस्पर थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का शेप बता देती थी, जियोमेट्री बता देती है और शेप। ठीक है, पॉलीटाइम मॉलिक्यूल का या डाईटाइम मॉलिक्यूल जैसा भी मॉलिक्यूल उसका शेप और जियोमेट्री लगभग वेस्पर थ्योरी काफ़ी हद तक बता देती है। लेकिन बीबीटी थ्योरी क्या करेगी? बीबीटी थ्योरी के पढ़ने के पहले जो हम लोग जो थ्योरी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने। तो कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट, जो कॉसल लुईस अप्रोच था, वो सिर्फ मालिक्यूल का स्ट्रक्चर राइट डाउन करने में हेल्प करता है। मालिक्यूल को डिफरेंट डिफरेंट मालिक्यूल का आप कॉसल लुईस स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस मालिक्यूल का यानी पॉलीटाइम मालिक्यूल या कंपाउंड उसका शेप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉसल लुईस से। तो कॉसल लुईस वहाँ पे फेल हो गया था। इसके अलावा कॉसल लुईस कई चीज़ों में फेल हो गया, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बिटवीन जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कॉसल लुईस। सेकेंड थिंग्स, और इन्होंने बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ, जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता है, उसका कोई रीजन नहीं बता पाया कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट। उसके शेप तो बता ही नहीं पाता, शेप का तो वहाँ तक जो कौशल लुईस था उस शेप में कोई बात ही नहीं थी। तो इन सब के थोड़ा एडवांस थ्योरी आई वेस्पर थ्योरी, जो कि हम लोग जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए वेस्पर थ्योरी डिटेल में। तो वेस्पर थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल की जियोमेट्री तो मतलब बता देती थी। इसकी हेल्प से, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया। मतलब एक लिमिटेशन में ही रह के वेस्पर थ्योरी ने मॉलिक्यूल का जियोमेट्री एक्सप्लेन किया, बट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन ये भी नहीं कर पाए वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी से एडवांस थ्योरी, कौशल लुईस पहले आया, उसके बाद वेस्पर थ्योरी से एडवांस थ्योरी आई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर या वेव मैकेनिकल मॉडल पर। ठीक है, तो वीबीटी थ्योरी जो है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल। तो एक और इसी पे एमओटी भी बेस्ड है, इसके जस्ट बाद एमओटी हम लोग करेंगे भी। तो किस पर बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल या वेव मैकेनिकल मॉडल पर बीबीटी बेस्ड है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, इसकी हेल्प से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम लोग बीबीटी की हेल्प से हम देखेंगे कैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ओवरलैप करते हैं, कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपेयर भी करेंगे। देन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे, किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, किस किस मॉलिक्यूल में होता है, इसमें हाइब्रिडेशन की भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल वीबीटी में मेनली हम लोग ओवरलैपिंग की बात करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब पीपीटी दिया किसने था? अगर ये पूछा जाए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय द हिटलर एंड लंदन। हिटलर एंड लंदन ने इनको इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था और फर्दर इसको डेवलप किया था पाउलिंग एंड अदर साइंटिस्टों ने मिलकर। तो बीबीटी, अगर पूछा जाए आपसे कि बीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? बीबीटी इंट्रोड्यूस्ड बाय बीबीटी इंट्रोड्यूस्ड बाय बीबीटी को इंट्रोड्यूस किया था किसने? हिटलर एंड लंदन ने। हिटलर एंड लंदन ने, एंड फर्दर इसको फर्दर जो एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे हिटलर एंड लंदन ने, इनको तो प्रेजेंट किया था कि हिसाब से बीबीटी को इंट्रोड्यूस किया था, बीबीटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, बट इसको फर्दर एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे पाउलिंग और स्लाइडर। पाउलिंग एंड स्लाइडर, पाउलिंग एंड स्लाइडर, पाउलिंग एंड
स्लेटर ने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था बीबीटी को। ओके, तो इन चारों साइंटिस्टों ने मिलकर ये बीबीटी में बताया था कैसे आखिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो बीबीटी की हेल्प से इन लोगों ने, इन चार साइंटिस्टों ने मिलकर ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी नहीं की थी, तो एक्सप्लेन क्या किया था, एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। हम लोग ये चीज़ देखेंगे भी कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होती है, स्ट्रांग होती है, किस कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वीक होती है, सब देखेंगे हम। अब देखिए ये एनसीईआरटी ने एक फिगर देखिए ये समझा रखा है कि जो अगर मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, हाइड्रोजन एटम ए है और हाइड्रोजन एटम बी है। तो एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में समझा रखा है, ठीक है, आप लैंग्वेज को रीड करेंगे एनसीईआरटी को तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये कोई मतलब नहीं यहाँ से, आई होप कि पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन मतलब यहाँ से मतलब मुझे जहाँ तक याद है यहाँ से क्वेश्चन अभी बना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एनसीईआरटी में है तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम HA माना है, दूसरा हाइड्रोजन एटम HP मान लिया है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम A है और दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम B है। अब जो ये पॉजिटिव है, यानी कि हाइड्रोजन HA का पॉजिटिव और HP का पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है, यानी हाइड्रोजन एटम A का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम B का न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस हो गए, NU और उस पर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ए हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन EA, बी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन EB। ओके, अब इसमें 2 टाइप के फोर्स एनसीईआरटी ने दिखा रखा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा रिपल्सिव फोर्स। अब आपको ये देखना क्या है, आप समझ गए होंगे कौन सा अट्रैक्टिव है कौन सा रिपल्सिव, किस किस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा और किस किस के बिटवीन रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, क्लियर कट दिख रहा होगा। अगर सेम चार्ज है, सेम थिंग्स के बिटवीन, सेम चार्ज के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, सॉरी सेम चार्ज के बिटवीन रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, अपोजिट चार्ज के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। जैसे अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मतलब ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का और ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बिटवीन कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अब इधर हाइड्रोजन एटम का ए हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इनके बिटवीन भी अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, अब इधर हाइड्रोजन बी का पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। इधर भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज, और इधर ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच भी अट्रैक्टिव, मतलब ये चारों के चारों जो दिख रहे हैं वो क्या है, चारों के चारों अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब ये फिगर अट्रैक्टिव फोर्स को शो कर रहा है। किसके बिटवीन लग रहा है आप फिगर देख के समझ सकते हैं। एक तो न्यूक्लियस का ये हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, फिर ए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और बी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला फोर्स आप बी वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और बी वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ऐसे बी वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ए वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा ये कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना समझने लायक हो, सिंपल सा फिजिक्स से थोड़ा कोरिलेट करेंगे तब भी हो जाएगा। एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। एनसीईआरटी में इन शॉर्ट में लिख रखा है NaEA, अट्रैक्टिव फोर्स उन्होंने लिखा है Na, मतलब कि Na का मतलब इन्होंने लिखा है न्यूक्लियस ऑफ ए एटम एंड EA, यानी कि ए एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है। वैसे न्यूक्लियस ऑफ बी एटम, बी हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन, बी एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ऐसे पेयर उल्टा कर दीजिए, ठीक है। पेयर उल्टा का मतलब NaEB कर दीजिए, जहाँ Na 4 पेयर बन रहा है ना, NaEB, इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स है, और NbEA इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वही ये फिगर में इन्होंने दिखा रखा है अट्रैक्टिव फोर्स का। अब देखो दूसरा वाला जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स किसके बिटवीन में लगेगा, सिमिलर, अगर चार्ज सिमिलर हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, ए हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन बी वाले और ए वाले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन के बिटवीन ये रिपल्सिव फोर्स है। देखो दूसरे से दूर जा रहे हैं। ऐसे ए वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और बी वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये दोनों के बिटवीन रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स
ये आपको क्लियर हो गया होगा किसके किसके बीच में रिपल्सिव फोर्स। तो उन्होंने एनसीईआरटी में दिखा रखा है ई ए और ई बी के बिटवीन, आपको फिगर में भी दिख रखा है, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। ई ए और ई बी के बिटवीन, ई ए और यहाँ पे ई बी होगा, ई ए और ई बी मतलब ए वाले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और बी वाले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। दूसरा वाला रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस, ए वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और बी वाले हाइड्रोजन एटम के बिटवीन रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों सिमिलर चाहे नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बात हो गई। तो इसमें ये चीज़ आपको बता रखा है। अब एक्सपेरिमेंट ये देखा गया जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स है, इसमें एक्सपेरिमेंट ये देखा गया, ये पाया गया कि जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्स का वो ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्स का ए एफ, अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आर एफ से ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स से मोर है। तो इससे क्या हो गया, जब ये ज़्यादा है तो इससे क्या हो गया कि जो रिजल्ट टू एटम के बिटवीन, जो दो एटम एक दूसरे के अप्रोच कर रहे थे, एक हाइड्रोजन एटम ए दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम बी, एक दूसरे से क्या कर रहे, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, उन दोनों के बिटवीन केमिकल बॉन्ड जो बनना था, इन दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी थी बॉन्ड की वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने पे अल्टीमेटली नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हुआ, जो एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड सिस्टम मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर ली, जिससे एक न्यू केमिकल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बिटवीन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ये फिगर अगर आपको ठीक है, इसमें बस इन्होंने यही बता रखा है कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स के बिटवीन, वो तो सिंपल सा आप देख रहे हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसमें वीबीटी में हमको क्या क्या, वीबीटी का मेन पॉइंट क्या है। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग देख चुके हैं। बॉन्ड एंथैल्पी की डिफिनेशन होती क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी। तो आप यही बताएंगे ना, एनर्जी जो रिलीज होती है दो हाइड्रोजन एटम के बिटवीन, जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड बनने के दौरान, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़ के जब बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे थे तो उसमें हम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दो पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था, ये चीज़ हम लोगों ने याद मेमोराइज किया था कि जब दो भी हाइड्रोजन एटम का कोई भी एटम है, दो एटम के बिटवीन जब कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, या जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही होती है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम के बिटवीन कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्वाभाविक सी बात है हाइड्रोजन एटम लेस स्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूल मोर स्टेबल रहेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसके पास लेस एनर्जी है और जो एटम है वो हाई एनर्जी है। आइसोलेटेड एटम के पास हाई एनर्जी है। ये हम लोग शुरू में केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन में ही देख लिए थे। एटम जो सिंगल आइसोलेटेड, कोई भी सिंगल आइसोलेटेड एटम स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी हाई होती है। जब वो कंबाइंड करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो स्वाभाविक सी बात है हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और बॉन्ड एंथैल्पी का आपको डिफिनेशन पता ही है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे बीबीटी का कुछ मेन पॉइंट आपको, अगर ठीक है, यहाँ पे हम लिख, पहले तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देन हम लोग यहाँ पे उसको मतलब मेरा जो है कि यही अगर जस्ट इसी समय इसी टाइम याद हो जाए, जो याद कर जो चीज़ें हैं, तो ठीक है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। ओके, तो मेन पॉइंट ये बीबीटी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ देखना है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड ओवरलैपिंग अगर होती है कैसे, बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम, दो एटम का जो हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल होता है उनके बिटवीन ओवरलैपिंग से कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये इस थ्योरी का मेन पहला पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट हो। सेकंड, जो रिजल्टिंग बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा, ओके, तो बीबीटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेन पॉइंट ही में ये देखेंगे कि जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो याद है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ ही देखेंगे कैसे इसका स्ट्रेंथ है, क्या वीक है, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। आयनिक कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, तो याद ही होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कोवेलेंट बॉन्ड जो है
ये डिपेंड करेगा, या ऐसा बोले स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो ये डिपेंड करता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग का क्या एक्सटेंट है, इस पर डिपेंड करेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ हो गया। नाउ अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करेगा, ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है कि किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। वो कौन से 2 फैक्टर हैं, डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। अब यहाँ पे वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। पहला फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। और जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है जो डिसाइड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का नेचर और ऑर्बिटल का नेचर, ये दोनों डिसाइड करते हैं, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होगा। और ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है जो डिसाइड करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होगा कि स्ट्रांग होगा। ओके, अब एक करके देखते हैं। पहले नेचर ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं कि ऑर्बिटल का नेचर क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप ऑर्बिटल का नेचर देखेंगे तो हम जानते हैं कि टोटल 4 टाइप के ऑर्बिटल देखते हैं, एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। और इन चारों में से जो पी, डी और एफ ऑर्बिटल है ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा होता है। जबकि जो एस ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है और इसमें लेस ओवरलैपिंग का चांस होता है, मतलब ये ओवरलैप लेस करता है। तो यहाँ पे पहले तो हम ऑर्बिटल लिख देते हैं, कौन कितने ऑर्बिटल होते हैं टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एस, पी, डी, एफ या पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसको देखेंगे। अब इन 4 ऑर्बिटल में से जो 3 ऑर्बिटल हैं पी, डी, एफ, पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप का होता है, डी डबल शेप का होता है, एफ जो है इसका कोई शेप मतलब फिक्स शेप नहीं होता है एफ ऑर्बिटल का। इन पी, डी, एफ इन 3 ऑर्बिटलों में क्या होता है, इन 3 ऑर्बिटलों का ये डायरेक्शन, पहली बात तो ये तीनों डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं और मोर ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये मोर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है, इसमें ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा होता है, मोर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, ओके। तो पी, डी, एफ ऑर्बिटल जो होता है इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर ओवरलैपिंग होती है। जबकि एस ऑर्बिटल में क्या होता है, लेस ओवरलैपिंग होती है। और एस ऑर्बिटल अगर है तो उसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी, लेस ओवरलैपिंग होगी। ये तो हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात हो गई। अब आते हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे। ठीक है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग बात करें तो ओवरलैपिंग भी 2 टाइप की होती है। ऑर्बिटल के बिटवीन जो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन, वो भी 2 टाइप की होती है। एक होती है को एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इसमें भी फर्दर 2 टाइप की हो जाएगी। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग फर्दर 2 टाइप का हो जाएगा। कौन कौन सा, एक तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग अब जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है इसमें जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो मोर एक्सटेंट, मतलब ओवरलैपिंग एक्सटेंट जो होता है ज़्यादा होता है। तो मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें होगा, इसमें तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल के बिटवीन।
जब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो जो स्ट्रेंथ होगी कोवेलेंट बॉन्ड की वो मोर होगी। स्ट्रेंथ ऑफ CB का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर, किस ओवरलैपिंग में? कोएक्सियल ओवरलैपिंग में। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो ऐसा होगा। जबकि लेटरल ओवरलैपिंग के केस में लेस एक्सटेंट होता है, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जब लेस एक्सटेंट ओवरलैपिंग का होगा तो जो स्ट्रेंथ होगा कोवेलेंट बॉन्ड का वो वीक होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। लेस एक्सटेंट है तो स्ट्रेंथ ऑफ CB कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा या लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग कर देखें हम। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब किन ऑर्बिटल के बिटवीन कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ऊपर पहले ऊपर आप देख लीजिए, ये हम लोग देख रहे थे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल होता है, और इसका जो स्ट्रेंथ थोड़ा डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है दो फैक्टरों पे। अब वो दो फैक्टर है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, और सेकंड है नेचर ऑफ द ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल है? टोटल 4 ऑर्बिटल है। टोटल 4 ऑर्बिटल है, SPDF SPDF। और इस SPDF में भी अगर आप देखेंगे तो PDEF जो PDF ऑर्बिटल है ये मोर ओवरलैपिंग, इनके बिटवीन मोर ओवरलैपिंग होती है, मतलब PP ऑर्बिटल के बिटवीन मोर ओवरलैपिंग होगी, या DD या FF ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होती है लेस ओवरलैपिंग होती है। सेकंड नेचर ऑफ द ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, मोर एक्सटेंट ओवरलैपिंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग में होता है। जब ज़्यादा अच्छे से मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, आई थिंक ऊपर हम लोगों ने नोट करके रखा है, यहाँ देख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके? स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। CB का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतना स्ट्रांग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो ये चीज़ हो जाएगी। इस हिसाब से कोएक्सियल ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, और देन कोलेटरल का। अच्छा, ऑर्डर ऑफ, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ द कोएक्सियल ओवरलैपिंग की, ऑर्डर ऑफ कोएक्सियल, ऑर्डर ऑफ द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ऑर्डर ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। डिफरेंट ऑर्बिटल के बिटवीन अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें भी एक ऑर्डर बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे अगर तो 2 P ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग हो रही है, 2 P ऑर्बिटल के बिटवीन एक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो PP PS और SS, मान लीजिए मैं ऑर्बिटल ले रहा हूँ 3, P ऑर्बिटल, PS ऑर्बिटल, मतलब SP ऑर्बिटल और SS ऑर्बिटल। तो इसमें जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो अच्छे से मोर एक्सटेंट कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी PP के बिटवीन होगी, देन SP के बिटवीन होगी, और सबसे जो लेस कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी वो SS के बिटवीन होगी। वैसे भी हम लोग देखे हैं कि S ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग लेस होती है कंपेयर टू द PD और F के कंपेयर में। ओके, तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग का ऑर्डर बन जाएगा। कोएक्सियल ओवरलैपिंग का ऑर्डर बन जाएगा बिटवीन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन। अच्छा, मान लीजिए कि एज इसमें क्या है कि इसमें n की वैल्यू, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की बात हो रही है। मान लीजिए n की वैल्यू दिया हो, तब क्वेश्चन में n की वैल्यू दिया हो, तो जो ओवरलैपिंग का ऑर्डर होता है या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या ओवरलैपिंग बोल लें, बॉन्ड स्ट्रेंथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक ऑर्बिटल का एन की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा या ओवरलैपिंग डिक्रीज करती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर दो ऑर्बिटल चाहे जो ऑर्बिटल हो, अगर उसका क्वांटम नंबर की वैल्यू एन की वैल्यू 1 है, देन इसमें क्या हो जाएगा, जितनी वैल्यू कम एन की उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग चुकी होगा। देन 1-2 के बिटवीन होगा, देन 2-2 के बिटवीन होगा, देन उसके बाद 2-3 और सबसे कम 3-3। जैसे जैसे देख रहे हैं एन की वैल्यू बढ़ाते, यहाँ पे 1s हो सकता था, 1s 2s हो सकता था, या 1p 1p 2p कुछ भी मतलब ऑर्बिटल आप रख सकते थे। यहाँ पे हम एन की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। एन की वैल्यू जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ या ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1s 2p, उसके बाद 1s 2p के बाद आपका आ जाएगा 2s 1s 2p, उसके बाद आएगा 2s 2p, देन उसके बाद आएगा 2s 2s, ये आर्डर बन जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का आर्डर है या ओवरलैपिंग का आर्डर है। ठीक है, ये आर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, bs का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का आर्डर है। ठीक है, अच्छा एन की वैल्यू अगर सेम हो तो मान लीजिए कि एन की वैल्यू सेम है, मान लीजिए हमें बताना है 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग हो रही है, 2s और 2p ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग हो रही है, और 2s और 2s ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग हो रही है। एन की वैल्यू सेम है तो आप ऊपर वाला फंडा अप्लाई करेंगे, पी ऑर्बिटल के बिटवीन मोर ओवरलैपिंग देन एस और पी के देन एस के, जस्ट ऊपर हमने ये वाला, ठीक, ये वाला पी में ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है देन एस और पी ऑर्बिटल के देन एस में तो बहुत कम होती ही है। तो ये आर्डर बन जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग 2p के बिटवीन होगी, मतलब पी ऑर्बिटल के बिटवीन होगी, देन एस और पी के ऑर्बिटल, देन एस में तो कम होती ही है। तो आपका ओवरलैपिंग का आर्डर बन जाएगा। और आपको पता है जितनी ओवरलैपिंग स्ट्रांग उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने दो टाइप का ओवरलैपिंग पढ़ा, मतलब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में देखा है दो टाइप का ओवरलैपिंग, एक तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होता है, उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ भी मोर होती है, जबकि कोलेटरल ओवरलैपिंग से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है और उससे जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड वो थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू द कोएक्सियल वाले से। अब जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है एलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उसके बिटवीन होता है, यानी कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। और कोलेटरल ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बनते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोलेटरल या साइड वाइज, कोलेटरल या इसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी हम सिग्मा पाई बॉन्ड को डिटेल में देखेंगे, किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कैसे कोएक्सियल से सिग्मा बॉन्ड का होता है फॉर्मेशन और कोलेटरल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल यहाँ पे भी इतना ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग जो टू टाइप का बॉन्ड बनता है उसकी बात करते हैं। ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, ओवरलैपिंग से या आप बोल लीजिए ओवरलैपिंग से टू टाइप का जो बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग से कितने टाइप का बॉन्ड बनता है, टू टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, टू टाइप बॉन्ड फॉर्म होता है। और टू टाइप बॉन्ड कौन कौन सा है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। अभी जस्ट हम ऊपर लोग देखे हैं, ऊपर देखें सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, मतलब किस टाइप की ओवरलैपिंग से ये बात हो रही है। सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है कोलेटरल ओवरलैपिंग यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कोलेटरल बोल लीजिए या तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल लीजिए, कोलेटरल ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन अगर कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है तो कोलेटरल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन साइड
साइड वाइज या ओ वेरी सॉरी यार, कोलेट्रल, यहाँ पे कोलेट्रल रहेगा ना, ये कोलेट्रल होगा, ये कोएक्सियल होगा, ये कोएक्सियल होगा, ठीक है, ये कोएक्सियल होगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग के उससे बनेगा। और जबकि साइड वाइज या कोलेट्रल से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। साइड वाइज या कोलेट्रल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, देन पाई बॉन्ड की बात करते हैं। थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड के बारे में होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है तो पता चल गया, ठीक है। एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि सिग्मा बॉन्ड जो है बनता है आपका किस एटॉमिक ऑर्बिटल को बोल। एनसीईआरटी में आपका दिया है जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवेलेंट, एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो दूसरा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है इसके बेसिस पे, जिस टाइप का ओवरलैपिंग रहा है उस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है तो पाई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड की एक खास बात है, सिग्मा बॉन्ड अगर ज़्यादा बेटर लिखेंगे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक पहली बात तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। एंड ये बना कैसे? फॉर्म्ड बाई कौन सी ओवरलैपिंग? कोलेटरल, देखो फिर से कोलेटरल बोल गया, कोएक्सियल यार, कोलेटरल नहीं, कोएक्सियल, कोलेटरल पाई बनाता है, कोएक्सियल, ठीक। कोएक्सियल बोल लीजिए, या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल लीजिए, या इंड टू इंड ओवरलैपिंग बोल लीजिए, ऐसी को हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल लीजिए, या इंड टू इंड ओवरलैपिंग बोल लीजिए। ये तीनों टर्म आप यूज कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की ओवरलैपिंग के लिए। इंड टू इंड ये सब ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होता है? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और किस एक्सिस के अलॉन्ग होता है? अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। अब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ये बनता है? तो टोटल 3 टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक तो एसएस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो भी अलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सेकेंड, एसपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड, पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी एक करके हम देखेंगे, पहले तो देख लें यहाँ पे हम लोग कि कौन कौन सा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और पता ही कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, साइड वाइज होगा कि एक्सियल होगा, एक्सियल होगा, या हेड ऑन होगा, या इंड टू इंड होगा, ठीक है। और अलॉन्ग ऑर्बिटल के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये 3 टाइप का है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। कौन कौन सा है? एक तो एसएस है, दूसरा एसपी है, तीसरा पीपी है, ठीक है। तो एसएस ऑर्बिटल का जो आपका एस ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग होगा उससे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एस और पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पी और पी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से भी या ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन तीनों का तीनों कैसे होगा? एलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और इन तीनों से ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे भी सिग्मा बॉन्ड, इससे भी सिग्मा बॉन्ड, इससे भी सिग्मा बॉन्ड। बट हाँ, ये कैसी कौन सी वो होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग होगी।
एक्सियल ओवरलैपिंग हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। अगर हाँ इन तीनों में पूछा जाए कौन सा ओवरलैपिंग मोर एक्सटेंट है, तो पीपी के बिटवीन मोर एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगा, देन एसपी और सबसे कम एसएस। लेकिन हाँ बनेगा तीनों से ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप एनसीईआरटी में फिगर अच्छे से बना रखा है, वहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, फिगर का कोई मतलब नहीं, बस आपको यह ध्यान देना है बस कि जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल मतलब टू हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मतलब हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल और हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। थर्ड जो पीपी है, इसमें भी पीपी में भी वही बात है। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल एक हाफ पी ऑर्बिटल दूसरे हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका हेड कोएक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग से कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर इन तीनों में ऑर्डर बनाने को आ जाए तो ऑर्डर क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग का ऑर्डर, सबसे कम एसएस में होगा, उससे ज़्यादा एसपी में, सबसे ज़्यादा पीपी में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड बॉन्ड जो कि अच्छा कुछ और बातें सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ और नोट मतलब आई होप कि पता ऑलरेडी होगा, बट हाँ एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं, डिस्कस करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होता है। आप जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेशन होता है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर लगे हुए हैं या सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेट पे या सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पे है, तो वहाँ जो रेजोनेंस होता है या सिंगल बॉन्ड, चूँकि यहाँ पाई बॉन्ड की बात हो रही है ना और सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पे लगे हैं तो रेजोनेंस करेगा, लेकिन रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट होता है, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं होता है। ये चीज़ें भी ध्यान देना है। सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, और मैक्सिमम ओके, तो ये तो हम लोगों ने बोल ही दिया, मैक्सिमम ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर लेस ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनेगा। और ये स्ट्रांग होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड से। ठीक, ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ यहाँ पे चलिए इस साइड में आप क्या करेंगे, ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड के बारे में, डायरेक्शनल होता है। सेकंड चीज़, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शनल होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये फ्री रोटेशन कर सकता है, फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन एक्सप्लेन जरा सा, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। चलिए हम सही कर ही देते हैं, फ्री रोटेशन पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सिग्मा बॉन्ड के बारे में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पाई बॉन्ड पर। अब देखिए पाई बॉन्ड पहले से हम लोग देख रहे हैं, पाई बॉन्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। जो पाई बॉन्ड बनेगा ये एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोलेटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोलेटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, या लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, बाई पाई बॉन्ड साइड वाइज नहीं या लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज कैसा बनेगा, ये किस ओवरलैपिंग से बनेगा, साइड वाइज से ही तो है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग ये बोलेंगे ना। ठीक है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या था, साइड वाइज नहीं था, उसमें कोएक्सियल था, हेड ऑन हेड था, इंड टू इंड था। ठीक है, ये साइड वाइज या लेटरल या कोलेटरल बोल लीजिए, वही यही चीज़ हो गया। ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन हो रहा है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि दो पी ऑर्बिटल है, आपके एनसीईआरटी ने दो पी ऑर्बिटल की बात की है, लेकिन वो जो दोनों पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये जो दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रहा है वो पी ऑर्बिटल कैसे हैं, वो दोनों चूँकि पी का
एक होता है पी में 3 पी ऑर्बिटल में ये होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो कौन सा पी किस किस पी के, मतलब पी एक्स, पी वाई किस जो आपका पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड, इसमें से कौन सा कोलेटरल ओवरलैपिंग कर पाएगा या लेटरल ओवरलैपिंग कर पाएगा? तो पी जेड इनके बिटवीन लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो इनसे जो बनेगा आपका वो बनेगा पाई बॉन्ड। यानी कि पी ऑर्बिटल के बिटवीन अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जबकि पी ऑर्बिटल के बीच में अगर कोएक्सियल या हेड ऑन हेड इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या, इसका जो करेक्टर है, इसका भी तो कुछ करेक्टर होगा, वीक है कि स्ट्रांग है कि डायरेक्शन लेकिन नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, फिर रोटेशन करेगा कि नहीं करेगा, रोटेशन में पार्टिसिपेट होगा कि नहीं होगा, ये सब इसका भी देखना है। तो जो आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है ये, तो ये पार्टिसिपेट आपका रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है। आप रेजोनेंस में देखेंगे जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट में हो तो जो पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। सेकंड, ये फ्री रोटेशन नहीं कर सकता है, फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड की तरह फिर रोटेट नहीं कर पाएगा, फ्री रोटेशन आर नॉट अलाउड, ठीक। थर्ड, ये वीकर होता है, तो उसमें ही बोल दिया था सिग्मा स्ट्रांगर होता है कंपेयर टू पाई के, तो पाई वीकर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपेयर करना है, फिलहाल आप कंपेयर किया करें, आपको पता ही होगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कंपेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो इसमें आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपकी बीबीटी हो गई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखा? ये देखा कि जो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग है कि वीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है कैसा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड है कैसा, स्ट्रांग है कि वीक है, और किसके बेसिस पे? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ ऑर्बिटल के बेसिस पे, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हम लोगों ने 4 ऑर्बिटल देखा था, SP-DF, और उस SP-DF ऑर्बिटल में भी आप अगर SP-DF ऑर्बिटल देखेंगे तो उसमें भी जो आपका PDF है मोर ओवरलैपिंग करता है, S ऑर्बिटल लेस ओवरलैपिंग करता है। और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पर चले जाएंगे तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग हम लोगों ने 2 देखा, एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है जिसको इंड टू इंड ओवरलैपिंग भी करते हैं या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी करते हैं, ठीक है। ये मोर एक्सटेंट ओवरलैपिंग इसमें होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनेगा। ऐसा कोलेटरल ओवरलैपिंग लेस एक्सटेंट होता है तो लेस जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें लेस, मतलब कुल मिला के बीबीटी ये बताती है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है कि वीक बन रहा है, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सब बीबीटी बताती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सब बताती है। अभी इससे जस्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे S और P ऑर्बिटल, SP, SP2, SP3, ठीक है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक हो जाएगा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना ही करते हैं, इस वीडियो में नहीं करते। ओके, थैंक यू।